गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल पर संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है एक ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। थोड़ा टाइम भी मिल गया उनके लिए। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए और जो जो छोड़ के रखे हो उसको अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो साइंस में है, साइंस उतना अच्छा लेवल नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। फिर भी आप जैसे मान लो पहले कठिन आता तो आप 20 क्वेश्चन कर पाते, अब थोड़ा आसान आ रहा तो 22-23 आप कर पाओगे अच्छे से। तो इस वजह से आप जिस स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो उससे थोड़ा भी और अच्छा कर लो, थोड़ा भी और बूस्टअप कर लो तो और भी अच्छा कर पाओगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग आसान है, साइंस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो वो अपना जो है सिलेक्शन तय करेंगे, किसका सिलेक्शन होगा, कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। क्योंकि देखो 60 के आसपास तो सबके नंबर होंगे, एक तरफ से 60 के आसपास सबके होंगे नंबर। जो जो कट ऑफ और नंबर के बीच में जो वेरिएशन रहेगा, कट ऑफ जो जाएगा 60 प्लस सबका जाएगा, 60 प्लस सबका जाएगा। उसका रीजन ये है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें करंट अफेयर जो 20 नंबर का है उसमें 20 तो कोई नहीं कर पाएगा। जो बहुत मेहनत करेगा वो कुछ 10, 12, 15 क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं करेगा वो भी 4-5 नंबर वो भी लेके आएगा करंट अफेयर में। ठीक है, तो इस वजह से आप सारी चीजें पढ़ो, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करो। रीजनिंग चाहे थोड़ा कम पढ़ो, मैथ कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। इतना लेवल ही इतना अच्छा नहीं आ रहा है इन क्वेश्चनों का, तो इस वजह से आप करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, हम साइंस पढ़ाएंगे, साइंस से आपको रिवाइज करवाएंगे, आप मल्टीपल चीजें सीखोगे। और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होगा, क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, सर्दियों में जब ठंड लगती है, ठंड लगने पर कंपकपाने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है किसके नियम से? जो कंपकपाहट होती है सर्दियों में वो किस नियम से हम उसका प्रतिपादन कर सकते हैं? तो ये इसको एक वर्ड में याद रखो, कौन सा? ताप गति का द्वितीय नियम। ताप गति का द्वितीय नियम, इसे याद रखो। ताप गति का सेकेंड लॉ से आप याद रखो, जो कंपकपाने का नियम है ताप गति का सेकेंड लॉ से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? देखो, जब कम गहरी दिखाई दे, ज्यादा गहरी दिखाई दे, टब में पड़ा एक रॉड टेढ़ा दिखाई दे, बकेट पे पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखाई दे, जहां पर प्रतीत हुआ आपको लगे ना, जहां पे प्रतीत का हुआ, प्रतीत कहे ना, जहां पे प्रतीत हो कि मतलब ये चीज ऐसी दिखाई दे रही, वो सबका कारण क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मतलब अगर ढंग से समझोगे तो इसका मतलब आप समझ पाओगे कि अपवर्तन मतलब ये कि जब उसका मीडियम चेंज होगा, प्रकाश का जब मीडियम चेंज होगा, मतलब जब मीडियम चेंज होता है ना, मीडियम अगर चेंज होगा ना जब, तभी आपका अपवर्तन प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो हवा थी, इधर हवा थी, ये वायु है, ये है वायु, ये है जल, ये जल है। अब मान लो इधर से कोई रे आ रही, इधर से आ रही रे आ रही, तो देखो इधर से जाना चाहिए, इधर ये सीधे जाना चाहिए, बट क्या है, ये है, ये क्या है, ये वायु है, तो ये क्या है, ये विरल है, ये जल है, ये क्या है, ये सघन है। तो सघन में जब आएगी तो ये क्या है, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, ये क्या है, ये अभिलंब है। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर ये ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, उसकी चाल भी कम हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो ये किस वजह से हो रहा? ये हो रहा अपवर्तन के कारण।
ठीक, अपवर्तन के कारण। तो जहां पे आप प्रतीत का ऑप्शन दिखे ना, वहां पे अपवर्तन मार दो, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, 100% की गारंटी हम देते हैं। अब देखो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है कि जैसे अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा तो कैसे पूछेगा, देखो मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मरीचिका बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और आपका हीरा चमकता पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। परावर्तन मतलब ये होता है कि आपकी जो चिकनी सतह है, जो चमकीली सतह है, उस पर किरण पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, इसका परावर्तन मतलब ये होता है। ऋजुरेखीय संरक्षण ऐसा नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि पानी की टंकी को ऊपर से देखोगे तो वो कम गहरी प्रतीत होगी, तो ऑप्शन आपका अपवर्तन के कारण कम गहरी प्रतीत होगी, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव की अगर यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर, ये पृष्ठ तनाव की यूनिट हो गई। अब देखो ये होता किससे है, ये होगा पृष्ठ तनाव किस चीज से, ये कोहेसिव फोर्स के बीच, कोहेसिव फोर्स जब ज्यादा होगा तब आपका पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन और पूछेगा कि जब वो पानी में हम डिटर्जेंट मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। पानी में हम अगर डिटर्जेंट मिलाएंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। क्या पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या होगा, कोहेसिव मतलब ससंजक फोर्स, ससंजक बल। अब देख लीजिए, जहां पे ससंजक बल ज्यादा मजबूत होगा वहां पे पृष्ठ तनाव क्रिएट होगा, ठीक है। देखो अणुओं के बीच गुरुत्व बल नहीं, अणुओं के बीच वैद्युत बल नहीं, तो अणुओं के बीच आसंजक बल आसंजक मतलब अडहेसिव फोर्स नहीं, अडहेसिव नहीं, सासंजक फोर्स, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। जहां पे अणुओं के बीच सासंजक फोर्स मैक्सिमम होगा वहां पे पृष्ठ तनाव क्रिएट होगा, तो आंसर आपका डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका या फिर मिराज का बनने का कारण क्या? मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल में, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो मिराज बनने का एक बहुत बड़ा परफेक्ट रीजन है इसका। तो क्या होगा इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर इसका हो गया डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बट प्रकाश का ध्रुवण होता, देखो प्रकाश का ध्रुवण से आप एक चीज समझो, ये ध्रुवण से क्वेश्चन बनेगा कि ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन किसमें हो सकता है किसमें नहीं हो सकता है, ये पूछेगा क्वेश्चन। और अभी पूछेगा ये पोलराइजेशन किसमें होगा, अनुप्रस्थ में होगा, अनुदैर्ध्य में होगा, ये दोनों में होगा, ये किसी में भी नहीं होगा। ऑप्शन बहुत अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखो पोलराइजेशन मतलब होता है, इसका एक मतलब अपनी भाषा में आप अगर इसको याद रखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम प्रकाश या ध्वनि में प्रैक्टिकल करके देखें कि जिसको हम अपने अकॉर्डिंग मोड़ पाए उसमें पोलराइजेशन होगा। जैसे मान लो ध्वनि प्रकाश है, प्रकाश इधर से आ रहा था, हमको यहाँ पे चीज देखनी है, तो हम क्या करेंगे, मिरर को ऐसे लगा देंगे, मिरर को ऐसे लगाएंगे कि इस पे पड़ेगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे इसकी किरण रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ की चीज हमको देख पाएंगे, तो ये किसमें पॉसिबल है, ये प्रकाश में पॉसिबल है, बट अगर हम मान लो यहाँ पे ध्वनि को एक निश्चित दिशा में मोड़ना चाहे मोड़ पाएंगे, नहीं मोड़ पाएंगे। तो ध्रुवण की घटना किसमें पॉसिबल है, ध्रुवण की घटना किसमें पॉसिबल है, अनुप्रस्थ में पॉसिबल है, केवल अनुप्रस्थ में होती है, केवल अनुप्रस्थ में, ठीक है। आप डॉपलर इफेक्ट ना समझिएगा, डॉपलर इफेक्ट अलग है, ध्रुवण अलग है। डॉपलर इफेक्ट
अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों में सुनाई इफेक्ट होगा उसका। और डॉपलर इफेक्ट मतलब ये होता है कि मान लो हम कोई भी पर्सन हमसे 10 मीटर की दूरी से बात कर रहा है तो उसकी ज्यादा अच्छे से हम उसकी तीव्रता से सुन पाएंगे। थोड़ा और पीछे होगा, थोड़ा कम तीव्रता होगी, और पीछे, वो जितना पीछे होता जाएगा उसकी तीव्रता उतनी कम होती जाएगी। ये डॉपलर इफेक्ट है। समझ में आई चीज? ये पोलराइजेशन है, ये ध्रुवण है, मतलब हम किरण को अपने अकॉर्डिंग मोड़ ले। तो ये किसमें है? केवल अनुप्रस्थ में होगी, अनुदैर्ध्य में नहीं होगी। ओके, तो आप पोलराइजेशन का मतलब समझ गए। अब विवर्तन मतलब ये समझिए, विवर्तन मतलब ये कि बहुत छोटी सी चीज की उसकी परछाई नहीं बनेगी, तो वो विवर्तन कहलाएगा आपको। ठीक है, वो विवर्तन कहलाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? प्रकाश संश्लेषण में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आएगा? देखो, प्रकाश संश्लेषण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन लिखने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन आरआरबी पूछता रहा है पहले से और पूछेगा, आएगा क्वेश्चन। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलता है H2O, और किसके प्रेजेंस में? सूरज की किरणें और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाएगा? फिर ये क्या बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6। और क्या बनाएगा? देखो, और बनाएगा ये ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा? और बनाएगा जल H2O। अब इसको बैलेंस जब करना रहे तो क्या कैसे करोगे? देखो, यहाँ 6 है, कार्बन 6, बट यहाँ पे तो 6, यहाँ पे देखो 12H2O करोगे तो यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ पे कितने हैं? 12 ये है, तो कितने हैं इधर है 24, तो इधर भी 24 होने चाहिए ऑक्सीजन। तो इधर ये कितने हैं? 6। ये कितने हो गए? 6 दूनी 12 हो गए ना, 6 दूनी 12। तो अब देखो, ये H2O है तो इधर भी 6 लगाने पड़ेंगे ये। ठीक है, तो इधर भी 6 लगा दो, कितने हो गए? 24 हो गए। अब ये बैलेंस है क्वेश्चन, है। ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये जो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो जारी होने वाला ये ऑक्सीजन कहां से जाएगा? ये पानी से जाता है। ये कहां से जाएगा? ये पानी से जाएगा। जो आपका ये H2O है, यहां से जाएगा। ठीक है, यहां से जाएगा। तो कहां से जाएगा? पानी से जाएगा। आंसर आपका डी करेक्ट है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये तो आएगा, बट एक श्वसन क्रिया होती है, जो श्वसन क्रिया में क्या होगा? जो श्वसन क्रिया होगी, तो श्वसन क्रिया में जब हम C6H12O6 प्लस ये क्या है? ये ग्लूकोज किससे मिलेगा? जब ऑक्सीजन से मिलेगा। हम लोग जब सांस लेते हैं ग्लूकोज पे, जैसे हमने कुछ खाया ऐसा सांस ली, तो ऑक्सीजन भी अंदर गया, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देखो, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बनाएगा? और क्या बना सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। और क्या बनाएगा? और ऊर्जा बनाएगा। जो ऊर्जा, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। बैलेंस अभी कर लेंगे, ऐसा नहीं, बैलेंस कर लेंगे ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिए थे तो ऑक्सीजन ये मिल गई ग्लूकोज में, ऑक्सीजन मिल गई ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ऐसे निकाले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, जो जल बना था तो हम बाई स्वेटिंग, पसीने से, यूरिन से निकाल देंगे। जो ऊर्जा मिली हमको, उससे हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं। तो ये हमारी जो ऊर्जा की इक्वेशन है, जो हमारे बॉडी में काम करेगी। तो C6 जो हम ग्लूकोज जो खा पी रहे हैं, उससे ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज में टूटी, ग्लूकोज से जो हम सांस ले रहे हैं उससे ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई बाहर।
जल हम बाहर निकाल देंगे उत्सर्जित तंत्रों से और ऊर्जा हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक बात है, ठीक है। ये इसको भी आप, ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रट के जाइएगा, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही जाएगा। जहाँ इसको अगर बैलेंस करने की बात रहेगी, देखो ये 6 कार्बन है तो इधर कार्बन एक ही है तो इधर 6 लगा दो, इधर 6 लगा दो। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की बात रहेगी तो ऑक्सीजन किधर है, इधर 6 2 8 है तो इधर कितने हैं, इधर है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 12 हो गए। ठीक है। तो इधर कितने हो गए, 2 6 2 8। तो हम अगर मान लो यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएंगे, 18। तो 6 और 6 दूनी 12, 6 18, हाँ ये 12 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 12, यहाँ पे होगा 12, ये 12 है 12, यहाँ पे 12 है, 12 ऑक्सीजन। ठीक है। ऐसे बैलेंस करो तो हो जाएंगी चीजें। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 O2 प्लस ऊर्जा। ठीक है। ये आपको बैलेंस करने का ग्रुप डी में आ रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निश्चित मानो। अगर आपको ये करना आ रहा है, एक क्वेश्चन निश्चित मानो। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, पानी से हमको वो ऑक्सीजन मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुरुष में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग, देखो शीर्ष भाग, तो स्त्री केसर, देखो वर्तिका, ऊपर क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग है। अब देखो इसमें नीचे बीजांड भी होगा, बीजांड, बीजांड, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इसको ऐसे याद रखिए। ये फीमेल भाग है। ठीक है। अगर पुरुष की बात करेंगे, पुरुष की तो देखो कौन से पुंकेसर, पुंकेसर और परागण, परागण, ये पुरुष के भाग है। ठीक है। तो इसको स्टिग्मा भी बोलते हैं। वर्तिकाग्र को क्या बोलेंगे, स्टिग्मा भी बोलेंगे। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष भाग को, स्त्री केसर के जो शीर्ष भाग होगा उसको स्टिग्मा बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर में जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। अब देखो जैसे वायुमंडलीय दाब से क्वेश्चन जो पूछेगा, ऐसा पूछेगा, मान लो जो जितना ऊंचाई पे जाते जाओगे ना, जितना ऊंचाई पे जाते जाओगे तो वहां वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक कम प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन इवापोरेशन रेट मतलब वाष्पीकरण दर, बट इवापोरेशन रेट बढ़ती जाएगी। यही रीजन होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि मान लो हमारे चावल पक रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे चावल 100 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे पकते हैं। बट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें पानी मिला है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी पहुंच ही नहीं रहा, वो 80 ही पे खौलने लगा, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगा। यहाँ पे ऊंचाई पे 80 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे खौल तो हो रहा है, बट हमारा खाना तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा ना।
तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच ही नहीं पाता वहां का टेम्परेचर। इस वजह से खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों पर, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, कम होता है नीचे के कंपेरिजन में। तो क्वेश्चन इससे आरआरबी कैसे बनाएगा? आरआरबी पूछेगा कि जैसे मान लो ये दिल्ली है, ये दिल्ली है आपका, ये दिल्ली है। यहां से जब आप उत्तराखंड जाओगे या फिर देहरादून जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, उत्तराखंड जाओगे तो वहां पे वायुमंडलीय प्रेशर कितना होगा, वायुमंडलीय दबाव कितना होगा? तो दिल्ली के कंपैरिजन में वह कम होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वो, आपको थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेट करेगा ना, तो आप थोड़ा ये समझो कि उत्तराखंड थोड़ा ऊंचाई पे है दिल्ली के कंपैरिजन में ना, तो थोड़ा ऐसे आपको सोचनी पड़ेंगी चीजें, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाओगे। तो इसका आंसर बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक क्या है? अगर टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू जो है ये सेल्स का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप का जो सेल्स होता है उसको बोलेंगे हम टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब टिश्यू जो है, टिश्यू जो है, तो ये कैसे पता करेंगे टिश्यू? ये देखने और कार्य करने में बिल्कुल समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तो देख लीजिए, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं, बिल्कुल सही, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न नहीं होंगी। मूल रूप से समान भी होंगी और दिखने और कार्य करने में भी समान होंगी। इसकी डेफिनेशन है, ऐसे याद रखो। देखो, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न नहीं होंगी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने भिन्न नहीं होंगी, तो आंसर आपका डी ही होगा। आप ऐसे, आपको अगर कंफर्म है तो ऐसे भी मार सकते हो, देख लो, पढ़ लो। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक है। देखो, संयोजी ऊतक की बात जब कहेंगे तो दो ही तीन चीजें आप याद रखना। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 बोन, नंबर 3 कार्टिलेज, कार्टिलेज। देखो, ये तीनों ऊतक हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव मतलब लिक्विड ऊतक है, लिक्विड तरीके से। अब जो बोन की बात करेंगे तो ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अब जब कार्टिलेज की बात करेंगे तो कार्टिलेज सॉलिड और लिक्विड का मिक्सअप है। जैसे कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये मिक्सअप है, किसका? मिक्सअप है सॉलिड एंड किसका? लिक्विड का। बट अगर कभी आपको ऊतक की कनेक्टिव टिश्यू इसकी बात करता है, संयोजी ऊतक की बात करेगा, कनेक्टिव टिश्यू की बात करेगा, तो आपके माइंड में तीन ही चीजें आनी चाहिए बस, ठीक है। तीन चीज में जो हो आंसर मार दो। ऊतक की छाल नहीं, त्वचा बिल्कुल नहीं होगा, संवहनीय मंडल नहीं होगा, क्या होगा? बोन होगा, हड्डी, जो कि हार्ड टिश्यू है, जो हार्ड टिश्यू मतलब कठोर ऊतक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक, ये पौधों की बात कर रहा है, कौन सा स्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत प्रोवाइड करता है? कौन सा ऊतक पौधे को कठोरता एंड मजबूती प्रोवाइड करता है? देखो, इसमें जो है, जो कोलन कायमा है, ये लचीलापन प्रोवाइड करता है, लचीलापन प्रोवाइड करेगा। जो स्केलेरन कायमा है, ये कठोरता प्रोवाइड करेगा। जो पैरन कायमा है, ये फूड पैकेजिंग में, खाद्य में काम करेगा। जो एरन कायमा, ठीक है, ये समझ लो, पानी में तैरने में, पानी में पाए जाने वाले पौधों को तैरने में हेल्प करता, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसमें क्वेश्चन, अब तो इसमें डायरेक्टली पूछ लिया कठोरता कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आरआरबी जो क्वेश्चन बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, जो नारियल के ऊपर छिलका होता है, जो उसका कठोर भाग होता है, वो किस चीज का बना होता है, ऐसे बनाएगा क्वेश्चन। वो अलग पहचान रखता है अपनी आरआरबी। देखो, तो ये क्या कठोरता कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेरन कायमा,
ठीक है। और ये तीनों जो हैं ये सरल स्थायी उत्तक हैं। क्या है? सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक है। क्या है ये तीनों? ये है सरल स्थायी उत्तक। ठीक है। तो कठोरता कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्क्लेरन काइमा। ठीक है। और जो नारियल के ऊपर जो कठोरता प्रोवाइड करता है जो, ठीक है, वो भी आपका स्क्लेरन काइमा की वजह से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से है? तो मोलास्का परिवार से जो होता है घोंघा। घोंघा जो है मोलास्का परिवार से होता है। केंचुए के बारे में एक बात याद रखो, इसके कोई नेत्र नहीं होते हैं। कोई नेत्र नहीं होते। ठीक है। ये जो श्वसन करता है ना, श्वसन किससे कर देता है? त्वचा से करता है, स्किन से करता है। ठीक है। इसके बारे में ये चीज याद रखो। अब कॉकरोच की बात कर लेते हैं। कॉकरोच इसके जो, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज में याद रखो, ब्लड इसमें जो होता है, ब्लड नहीं होता है ना, हीमोग्लोबिन विहीन होता है। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो मोलास्का ग्रुप से होगा वो होगा घोंघा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव। पूरी तरीके से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है जिसको हम बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा। ठीक है। ये आपको सब याद रखना पड़ेंगे। एकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो जीवों का सबसे बड़ा ग्रुप है। ये जीवों का सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे बड़ा ग्रुप है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जो इंडिपेंडेंट रहता है, मुक्त रहता है, तो एकाइनोडर्मेटा। आंसर आपका बी करेक्ट होगा। ये बी है और ये सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग जो बात करेगा ना, ऑक्टोपस इसके 8 पैर होते हैं। 8 ना, आप लोगों के तो 2 है तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके तो 8 है ना, 8 है। ये ऑक्टोपस 8 है। ये अपने पैरों से ही उंगली नाम संरचना होती है उसी से खाना खाता है। ठीक है। अगर इसके ब्लड की बात करें, ब्लड, तो ब्लड का कलर जो होगा ना, हरा होगा। हरा या फिर नीला। हरा तो नहीं होगा, मैंने गलता कर दिया, गलता लिखा है ये, नीला होगा ना। हरा किसका होगा अभी वो भी बताएंगे। ये किसका होगा? नीला होगा। जो आप लोग जोंक देखते हो ना, जोंक इसका रंग कैसा होता है? जोंक का जो ब्लड का रंग होगा तो ये होगा हरा। लेकिन लाल आप लोग देखते हो कि लाल भी होता, लाल नहीं होता वो तुरंत, जैसे आपने कभी देखा होगा लाल निकलता, लाल नहीं होता वो तुरंत, जैसे जो जानवर होते हैं उन पे चिपक के तुरंत उसको फूड करती है, तुरंत खाती है, इस वजह से वही तुरंत का निकलता है। अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो हरा ही हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान जो स्तनधारी है, बुद्धिमान स्तनधारी, वो आपका डॉल्फिन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो देखो, अपश्रव्य, श्रव्य या पराश्रव्य। अब देखो, अपश्रव्य होगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, अब तो श्रव्य की बात करें, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये श्रव्य होगा। इसमें कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इसमें कितना होगा? ये 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। तो अब देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सुनेगा कौन कौन? तो अपश्रव्य जो सुनेगा तो ये कौन कौन सुनेगा? कुत्ता, बिल्ली,
और 5 साल से छोटा बच्चा भी सुन लेगा। सॉरी 5 मंथ से, 5 मंथ से छोटा बच्चा भी सुन लेगा। ये कौन सुन पाएगा? ये रेंज ये मनुष्य सुन लेगा, मनुष्य सुन लेगा। ये रेंज कौन सुन पाएगा? तो ये रेंज सुन पाएगा आपका, देखो कौन कौन, चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस, ये सुन पाएंगे केवल, बस ना। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है। पतंगा, पतंगा बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। शार्क नहीं, हाथी नहीं, कौन? परपोइसेस सुन पाएगा। तो आंसर आपका बी करेक्ट। तो इनको रटना पड़ेगा, आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेंज पूछ लेगा, आप शरद में कितना रेंज होगा, प्राशरद में कितनी रेंज दे ही देगा। उसे टफ करना रहेगा, कुछ भी दे देगा। आसान के चक्कर में ना रहो कि बहुत आसान, आरआर भी कभी पलट सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शब्द ढूंढें जो समूह से संबंधित नहीं है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक तरीके का, बट साइंस में आया है। अब देखो जो संबंधित नहीं है, देखो हिरन, गाय और हाथी, ये तीनों क्या है? स्तनधारी है, मैमल्स है। बट सांप क्या है? सांप स्तनधारी नहीं है, अंडे देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? देखो डॉल्फिन के समूह को हम कहेंगे पॉड, ठीक है। बट मछलियों के समूह को हम क्या कहेंगे? तो सोल कहते हैं, सोल मछलियों के समूह को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कॉलोनी किसको कहते हैं? कॉलोनी तो आप लोग रहते हो कॉलोनी में, महान लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है? लीमर क्या है? लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जीव है, बस ऐसे याद रखो। मेडागास्कर में पाया जाने वाला क्या है? जंतु है। देख लीजिए आंसर कौन है। मानव शरीर में एक हड्डी है, कैंसर विकार में एक साधारण मशीन है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आज जो हमारा लेक्चर आए आप उसको मिस ना कर पाए। कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट में बताते रहिए कि आपको और कैसा कंटेंट चाहिए। थैंक यू।